और अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शपथ ग्रहण के 41 दिन के बाद शिंदे फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मंगलवार को राज्यपाल ने भाजपा और शिंदे गुट के 18 मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 41 दिन बाद एकनाथ शिंदे ने अपने 2 सदस्यीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मुंबई स्थित राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें कुल 18 मंत्री पद की शपथ लिए। इनमें शिंदे गुट और भाजपा के 9 मंत्री शामिल है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या 20 हो जाएगी, जो अधिकतम 43 सदस्यों की संख्या से आधे से भी कम है। शिंदे ने जून में शिवसेना से बगावत की थी और कई बागी नेताओं के साथ मिलकर भाजपा के सहयोग से सरकार बनाए हैं। शिंदे ने 30 जून को मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। भाजपा की ओर से मंत्री पद की शपथ लेने वालों में राधाकृष्ण विखे पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटिल, विजय कुमार गावित, गिरीश महाजन, सुरेश खाड़े, अतुल सावे, रविंद्र चौहान, मंगल प्रभात लोढ़ा शामिल है। जबकि अगर शिंदे गुट की बात की जाए तो शिंदे गुट से तानाजी सावंत, उदय सामंत, संदीपान भुमरे, दादा भुसे, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर, शंभुराज देसाई, संजय राठौड़ और गुलाबराव पाटिल ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्य में मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही विपक्ष शिंदे फडणवीस सरकार को घेरने लगा है। प्रदेश की नई सरकार के मंत्रिमंडल में एक भी महिला मंत्री को शामिल नहीं किए जाने पर राज्य की पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर ने निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने संजय राठौड़ को मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने पर भी भाजपा पर करारा प्रहार किया है। मंत्रिमंडळ झालेलं आहे असं आम्हाला कळतं आहे, पण आश्चर्य आहे की एकही महिला त्याच्यामध्ये नाही आहे। तसंही फार सगळ्या गोष्टीचा जोक होऊ शकतो असं कृती त्या ठिकाणी आम्हाला केलेली दिसते आहे। आणि मला तर विचारायचं आहे की भाजपची जी वॉशिंग पावडर आहे ते फारच कपडे किंवा चारित्र्य साफ करते। चित्राताई वाघ आता काय कमेंट करतील याची मी वाट बघते आहे की संजय सन्मान्य आमचे बंधूच आहेत, ते संजय राठोड साहेब या ठिकाणी मंत्रिमंडळात आहेत आणि आता हे एकदम व्हाईट वॉश केलेलं मंत्रिमंडळ आहे का असं या लोकांचं म्हणणं आहे का, ते आता बघूया काय होतंय ते। पुल के ऊपर से बह रहे पानी को देखने के बाद भी ट्रैक्टर पार करना काफ़ी महंगा पड़ा है। इस बेवकूफ़ी में ट्रैक्टर समेत 5 लोग बह गए। उनमें से 2 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 3 की तलाश जारी है। ये घटना अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील के जावरा मोलवन गांव के पास की है। अमरावती जिले में जोरदार बारिश के बाद सभी नदी नाले उफान पर है। कई जगह तो नदी नालों का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। ऐसे नांदगांव खंडेश्वर तहसील में भी जावरा मोलवन गांव के पास बेमला नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिससे इस पुल से लोगों को आने जाने से मनाही की गई है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही कोशिश जानलेवा भी साबित हो रही है। कुछ ऐसा ही एक ट्रैक्टर चालक ने भी किया, लेकिन उसकी बेवकूफ़ी की वजह से और लोगों की जान भी मुसीबत में फंस गई। पुल से पलस मंडल और धर्मापुर के 5 युवक ट्रैक्टर से जा रहे थे। पुल के ऊपर से पानी बहने की वजह से लोगों ने उन्हें ट्रैक्टर ले जाने से मना भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं माने और ट्रैक्टर को पार करने की हिम्मत की। लेकिन पानी का बहाव तेज होने से 5 युवक ट्रैक्टर समेत बहने लगे। ये देख स्थानीय लोगों ने किसी तरह से 2 युवकों को बचा लिया, लेकिन अन्य 3 युवक बह गए। उनकी तलाशी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील के अजनी गांव में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। नंदगांव खंडेश्वर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अजनी गांव में रहने वाला 25 वर्षीय शुभम खंडारे नहाने के लिए तालाब में गया था। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वो तालाब में डूब गया। बाद में ग्रामीणों की मदद से उसे तालाब से बाहर निकाला गया और अमरावती के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि शुभम अपनी पढ़ाई कर रहा था और नौकरी की तलाश में था। उसकी इस तरह से आकस्मिक मौत होने से उसके परिजनों को गहरा सदमा पहुंचा है। लगातार बारिश से अमरावती जिले में मालू नदी में बाढ़ आ गई है, जिससे कई मार्गों पर पानी भर गया है। इस दौरान एक टाटा सुमो गाड़ी पानी में बह गई। गनीमत रहा कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ।
अमरावती जिले में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे जिले के सभी नदी नाले लबालब भर चुके हैं। सालबर्डी में मालू नदी उफान पर है। वैसे सावन महीना शुरू होने से सालबर्डी में भगवान महादेव के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु मालू नदी के किनारे अपनी गाड़ियां खड़ी कर मंदिर में प्रवेश करते हैं, लेकिन यही खड़ी एक टाटा सुमो गाड़ी बाढ़ के पानी में बह गई। वो तो गनीमत रही कि जब यह हादसा हुआ तब गाड़ी में कोई नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई। नागपुर समेत पूरे विदर्भ में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। नागपुर में सोमवार शाम से हुई बारिश मंगलवार को भी लगातार जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1-2 दिन मौसम का यही मिजाज रहने वाला है। नागपुर समेत पूरे विदर्भ में इन दिनों बारिश का सिलसिला जारी है। रविवार की पूरी रात बारिश के बाद सोमवार को दिन में बारिश ने कुछ घंटों के लिए ब्रेक लिया था, लेकिन सोमवार रात से ही बारिश होने लगी और मंगलवार सुबह तक बारिश होती रही। नागपुर में 24 घंटे में 40.8 mm बारिश दर्ज हुई है, जबकि अकोला जिले में 22.9 mm, तो अमरावती में 67.8 mm, बुल्ढाना और चंद्रपुर जिले में 20 mm, गढ़चिरौली जिले में 39.8 mm, गोंदिया जिले में 6.2 mm, वर्धा जिले में 40.2 mm और ऐसे ही यवतमाल और वाशिम जिले में भी अच्छी बारिश हुई है। इस बारिश से नदी नालों में जलस्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1-2 दिन बारिश से राहत की कोई खास उम्मीद नहीं है। पिछले 48 घंटों में बारिश के कारण धामनगांव रेलवे तहसील में सभी नदी और नाली उफान पर है। बगाजी सागर बांध में जलस्तर बढ़ने से 31 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे 3555.11 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड पानी छोड़ा जा रहा है। धामनगांव रेलवे तहसील में जुलाई के बाद अगस्त के महीने में भी लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश होने से तहसील में सभी नदी नाले उफान पर है। रविवार रात 8 बजे से शुरू हुई बारिश से नदी किनारे के गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उप विभागीय अभियंता पवन पांड्या ने बताया कि बगाजी सागर बांध के 31 गेट 130 सेंटीमीटर तक खोल दिए गए हैं। बांध से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने से वर्धा नदी में बाढ़ आ गई है, इसलिए नदी किनारे के गांव को सतर्कता की चेतावनी दी गई है। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे और सांसद रामदास तड़स ने अमरावती में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। तहसील कार्यालय वरूद में उप विभागीय पदाधिकारी से चर्चा कर बारिश से गिरे मकानों और नुकसान की रिपोर्ट 7 दिन में तैयार करने का निर्देश दिया गया है। आता आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचं काम करायचं आहे। थांबला तर टीनं देऊन यांची घरं उभी म्हणजे आता आपल्याला सगळ्यात पहिले यांचा गॅसही वाहून गेला, धान्यही वाहून गेलं, कपडेही वाहून गेले, म्हणजे सगळंच सर्वांची राहण्याची सोय केलेली आहे आणि त्यांच्या जेवणाची सोय केली आहे। आता खासदार रामदासजी तडस यांच्या समवेत मी एक बैठक घेतली, आढावा बैठक घेतली। तातडीची मदत आणि लॉंग टर्म उपाययोजना याबाबत चर्चा करण्यात आली आणि वारंवार हा धोका निर्माण होऊ नये यासाठी सुद्धा सूचना देण्यात आल्या। 14 तारखेला उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्यासमोर हे सर्व प्रस्ताव सादर केले जाणार आहे आणि वरुड शहरात जे संकट आलं त्यामध्ये सर्वांनी मदत करावी असं मी आवाहन करतो। हर घर तिरंगा अभियान के तहत अमरावती शहर में भाजपा की ओर से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। अमरावती शहर में भाजपा विधायक प्रवीण पोटे और शिवराय कुलकर्णी के मार्गदर्शन में तिरंगा रैली निकाली गई। रैली शहर के करीब सभी इलाकों से होते हुए गुजरी। सभी के मन में देश प्रेम जगाने के उद्देश्य से ही रैली निकाली गई। इस दौरान 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर में तिरंगा लहराने का आह्वान किया गया। अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर कांग्रेस ने देश भर में आज़ादी गौरव पद यात्रा का आयोजन किया है। मंगलवार को अमरावती शहर कांग्रेस की ओर से अमरावती में आज़ादी गौरव पद यात्रा का आयोजन किया गया।
देश की आज़ादी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदान के मद्देनज़र आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अमरावती शहर में कांग्रेस पार्टी द्वारा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक आज़ादी गौरव पद यात्रा का आयोजन किया गया। तर पाऊस आल्यावर ही आमची शहराची काँग्रेस कमिटीची पदयात्रा ही अतिशय यशस्वीरित्या शहरामध्ये पूर्ण फिरून ज्यांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं अहिंसेच्या मार्गाने त्या महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर या रॅलीचं समाप्ती करण्यात आली, विसर्जन करण्यात आलं आणि राष्ट्रगीतांनी सांगता करण्यात आली। ते काँग्रेसचे जे जुने नेते आहे, महात्माजी गांधी असो, नेहरूजी असो, दादाभाई नौरोजी असो, अब्दुल कलाम आझाद असो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असो, यांच्या माध्यमातून आपल्याला हे आज जे आपण स्वतंत्र मिळालेलं आहे। पण आज काही जे स्वतःला या देशावर कब्जा करून बसलेले आहेत हे लोक हे दाखवत आहे की हे जे जुने लोक यांनी काहीच नाही केलं, मागील 8 वर्षापासूनच देश स्वतंत्र झालेला आहे। म्हणून नवीन पिढीला हे माहीत पडलं पाहिजे आणि लोकांमध्ये देशभक्ती जागर झाली पाहिजे। 9 अगस्त को नेहरू मैदान शहीद स्मारक से शहीदों को श्रद्धांजलि देकर आज़ादी गौरव पदयात्रा की शुरुआत हुई। पदयात्रा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। जे ब्रिटिशांनी केलं तेच मोदी सरकार करून राहिली। या सर्वांच्या विरुद्ध आमचा हा काँग्रेसचा कार्यकर्ता तरुण उभा राहील, लढेल असा निर्धार आज आम्ही त्या प्रसंगी केला आहे। एका पुन्हा नव्या स्वातंत्र्याच्या युद्धाकडे आम्ही जाणार आहे। कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आमच्या हजारो लोकांनी, स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांनी, क्रांतिकारकांनी मिळवून दिलेलं हे जे स्वातंत्र्य आहे हे अबाधित राहण्यासाठी वेळ प्रसंगी आम्ही आमचं बलिदान देऊ, परंतु आम्ही हे स्वातंत्र्य कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अशा प्रकारच्या प्रवृत्तींना हाती घेऊ देणार नाही। 1942च्या भारत छोडो आंदोलनातही हे भारतीय स्वातंत्र्याच्या बाजूने उभे राहण्याच्या ऐवजी इंग्रजांकडे गेले आणि 42चा जो काही संग्राम आहे हा कुचकामी ठरवण्यासाठी भारतीय जवानांची भरती सिव्हिल गार्ड म्हणून तुम्ही करून घ्या असं इंग्रजांना गुडघे टेकून या संघवाल्यांनी सांगितलं। आणि जेव्हा 42चा लढा झाला तेव्हा इंग्रजांनी यांचं आभार मानले की तुम्ही आम्हाला हा जो काही भारत छोडो आंदोलन होतं याच्यात तुम्ही आम्हाला मदत केली। प्रहार द्वारा जिला सर्जन को एक निवेदन देकर अमरावती जिले के दरियापुर में उप जिला अस्पताल के सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। दरअसल प्रहार ने अपने आरोप में कहा है कि सरकारी डॉक्टर अस्पताल में सेवा देने के बजाय अपना निजी व्यवसाय कर रहे हैं। दर्यापूर येथे उपजिल्हा रुग्णालय आहेत। शासनाने उपजिल्हा रुग्णालय दर्यापूर येथील ग्रामीण भागातील जनतेसाठी उपलब्ध करून दिलेले आहे आणि या ठिकाणी शासकीय जे डॉक्टर आहेत यांना सुद्धा या ठिकाणी शासनाने नियुक्ती केलेली आहे। या डॉक्टरांच्या एकूण जे खाजगी ग्रामीण भागातील गोरगरीब रुग्ण आहेत त्यांची मोफत सेवा व्हावी व त्यांना तातडीने सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी डॉक्टरांची नियुक्ती केलेली आहे। परंतु दर्यापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात गेल्या कित्येक वर्षांपासून हे प्रकार घडत आहे की या ठिकाणी जे शासकीय डॉक्टर आहेत हे ड्युटीवर हजर असून सुद्धा त्या ठिकाणी आपल्या रुग्णालयात हजर नसतात आणि ते आपल्या खाजगी रुग्णालयात आपला धंदा करत आहेत। या संदर्भात मी आज पाहणी केली असता हे प्रकार या ठिकाणी आढळून आलेले आहेत। त्यामुळे आता मी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्याकडे तक्रार दाखल केलेली आहे। संबंधित डॉक्टरांवर कारवाई न केल्यास प्रहारच्या वतीने आम्ही तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करू असा इशारा या निवेदनातून जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना आम्ही दिलेला आहे। देश भर में JEE मेंस परीक्षा के नतीजे सोमवार को घोषित कर दिए गए। अमरावती की श्रेनिक साकला ने JEE मेंस परीक्षा में राज्य में टॉप किया है। जेईमध्ये आम्ही टॉपर आलो, त्यासाठी मी पास्ट इयर पेपर सॉल्व केले, NCERTची पुस्तके वाचली आणि खूप सारे क्वेश्चन्स वगैरे बी सॉल्व केले। त्यामध्ये मला 99.95% भेटले।
आहेत? टोटल 24 विद्यार्थी आहेत पूर्ण भारतात आणि महाराष्ट्रामध्ये एकच आहे. आपल्याला खूप छान वाटत आहे आणि आता ॲडव्हान्सवर माझं फुल फोकस आहे. मन आता म्हणजे शब्दात व्यक्त करता येत नाहीये, इतका आनंद झालेला आहे. कारण त्याचं स्वप्न होतं की मला 100पैकी 100% भेटले पाहिजे आणि त्याला 100% मिळाले. देवाची कृपा आहे. अशीच त्याला ॲडव्हान्समध्ये खूप चांगले मार्क मिळो अशी माझी देवाला प्रार्थना आहे. त्याची मेहनत सफल झाली पाहिजे, बस बाकी काही नाही. आता टार्गेट ॲडव्हान्स आहे आणि ते सफल झालं पाहिजे आणि आनंद तर खरंच व्यक्त करायला शब्द नाही आहेत. खूप आनंद होतो आहे. अच्छा, म्हणजे आम्हाला स्वतःला IITची काहीच माहिती नव्हती. मग आम्ही थोडंसं रिसर्च केलं. आम्ही याच्या KVPच्या रिझल्टनंतर थोडा तिथं रिसर्च केला की IITसाठी काय लागतं, काय नाही लागत, अमरावतीत कोणतं क्लास चांगला आहे, आपण कुणाची मदत घेऊ शकतो, हे सगळं आम्ही नंतर डिसाईड केलं. आनंद तर खूपच आहे, सगळेजण एन्जॉय करतात आहे. पण आमचं जे मुख्य उद्दिष्ट आहे ते 28 ऑगस्टची जी परीक्षा आहे ॲडव्हान्सची, ते आमचं मेन टार्गेट आहे. तसं आज पार्टी आहेच, तो काही विषय नहीं। अमरावती जिले में फिर से झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू होने से जिले के किसान अपनी खरीफ फसल को लेकर काफ़ी चिंतित है। लगातार बारिश होने से सोयाबीन, कपास और तुअर की फसल को काफ़ी नुकसान हो रहा है। अमरावती जिले में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई है। इस बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसके साथ ही खरीफ सीजन की फसल भी इस बारिश से प्रभावित हुई है। ऐसे में किसान एक बार फिर संकट में आ गया है। प्राकृतिक आपदाओं ने किसानों का मनोबल गिराया है। फिर एक बार फसल के खराब होने और बैंक के बढ़ते कर्ज की वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। जुलाई में हुई भारी बारिश के बाद जैसे तैसे किसान खुद को संभाले और फिर से खेती के काम में लगे थे, लेकिन अब फिर से लगातार बारिश ने किसानों को संकट में डाल दिया है। इसलिए किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार तुरंत मदद करे और किसानों का मनोबल बढ़ाए। माझ्या 7 एकरात पराठी आहे, तूर पराठी आहे आणि त्याच्यात भरपूर पाणी आहे। नदीच्या काठावर पाणी असल्यामुळं त्या वावरात पूर्ण पाणीसुद्धा शिरलेलं आहे। फार नुकसान झालेलं आहे आणि पाणी जर अजून वाढल्यास घरात जाण्याची शक्यता आहे। नदीकाठच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे। तूर पराठी पेरली होती, माझं नुकसान समजा 4-5 लाखाचं नुकसान झालेलं आहे। तर यांच्यावर दखल घ्यावी। येत्या 24 तासात मुसळधार पावसामुळे कौंडण्यपूर आपल्या वर्धा नदीला भयानक पूर आला आहे। अजूनपर्यंत आजपर्यंत या नदीपात्रात एवढे गेट आजपर्यंत सोडलेले नव्हते। पहिल्यांदाच एवढे मोठे 120-230 सेंटीमीटर दरवाजे उघडल्यामुळे या नदीपात्रात भरपूर साठा पाणी एवढं वाढलेलं आहे की शेतकऱ्यांचे एवढे काही नुकसान झाले आहे। कोणत्या ज्या शेतामध्ये पाणी जायचं नव्हतं त्या शेतामध्ये सुद्धा पाणी शिरलेलं आहे आणि गावामध्ये सुद्धा कितीतरी लोकांच्या घरी किंवा आजूबाजूच्या याच्या परिसरात एवढे सिद्धवाडी, वडली, कौंडण्यपूर या भागामध्ये सुद्धा भरपूर पाणी साचलेले आहे आणि शेतकऱ्याचे पुन्हा भरपूर नुकसान झालेलं आहे। तरी या नुकसानीबाबत प्रशासनाने या कौंडण्यपूर ग्रामवासियांतर्फे दखल घ्यावी आणि प्रशासनाने या बाबतीत सर्वे करून सर्वत्र गावकरी व आणि कास्तकार लोकांना मदत मिळावी यासाठी प्रयास करा। अमरावती में भारी बारिश से 300 से ज्यादा घर जलमग्न हो गए हैं। जानवर भी बह गए। इसके साथ ही 6 लोग बाढ़ में बह गए। खरीफ की फसल के साथ साथ संतरे पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसलिए जिला कृषि अधिकारी अनिल खर्चान ने अनुरोध किया है कि जिन किसानों ने फसल बीमा लिया है वह 72 घंटे के भीतर तत्काल कृषि कार्यालय में संपर्क कर मोबाइल ऐप के माध्यम से स्थिति बताकर पंचनामा कराए। अमरावती जिल्ह्यात वारंवार अतिवृष्टी, पाऊस यामुळे मोठ्या प्रमाणात पिकाचं नुकसान होत आहे आणि जिल्ह्यात असं लक्षात आलं की 2,15,000 पर्यंत शेतकऱ्यांनी पीक विम्याचं संरक्षण घेतलेलं आहे आणि ज्या शेतकऱ्यांनी विमा काढला आणि त्यानंतर अतिवृष्टी, पुरामुळे किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेलं असेल तर 72 तासाच्या आत त्याचं नुकसानीचा इंटिमेशन मोबाईल ॲपच्याद्वारे किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात किंवा कंपनीच्या प्रतिनिधीकडे देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून लोकलाइज कॅलेमिलिटीमध्ये त्याचं नुकसानीचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना त्याचा योग्य अशी माहिती किंवा त्याचा मोबदला मिळू शकेल। अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी शहर में प्रशासन की लापरवाही से परेशान एक महिला ने अनशन का सहारा लिया। बरसात के मौसम में घर के आसपास जल जमाव की वजह से परेशान महिला पिछले 6 साल से नगर परिषद को आवेदन देकर थक चुकी थी, जिसके बाद वो अपनी समस्या को लेकर अनशन पर बैठ गई। हालांकि बाद में प्रशासन ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए समस्या के समाधान का आश्वासन दिया
जिसके बाद महिला ने अनशन पीछे ले लिया। अंजनगांव नगर परिषद का शिवाजी नगर करीब 20 साल पहले बसाया गया। यहाँ बहुत से लोगों ने अपना घर बनाया है, लेकिन अभी भी यहाँ नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही। खासकर बरसात के मौसम में तो समस्या और भी बढ़ जाती है। परिसर में नालियों, सड़कों और स्ट्रीट लाइट की कमी की वजह से परेशान लोगों को बरसात में सीवेज और बारिश का पानी जमा होने से मुश्किल हो रही है। शिवाजी नगर की इस समस्या को लेकर प्रशासन के रवैये से नाराज मंगला बचाटे अनशन पर बैठ गई। बारिश के बावजूद वो अनशन स्थल पर ही बैठे रही, जिसके बाद शहर के सभी पार्टी पदाधिकारियों ने भी अपना समर्थन दिया। बाद में इस बात की जानकारी मिलने पर निर्माण कार्य विभाग के अधिकारियों ने अनशन स्थल पर जाकर समस्या का समाधान करने का वादा किया, जिसके बाद भूख हड़ताल वापस ले ली गई। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN अमरावती न्यूज़।